हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है हमारे एडिटोरियल में नए वर्ड्स, क्या है उसकी लैंग्वेज और क्या है वो जो हमसे कहना चाह रहा है। एडिटोरियल में हम लैंग्वेज देखते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारे दिमाग में इंड्यूस हो सकता है, या फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एज वेल, क्योंकि एडिटोरियल में कई ऐसी सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिनको कि हमारे लिए जानना भी ज़रूरी होता है। तो ये सब हम क्या देखते हैं, एडिटोरियल के थ्रू देखते हैं। एंड ऑब्वियसली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो एडिटोरियल मस्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आता है, जिसकी वजह से क्या है, रीडिंग भी जो है इन्हांस होती है। अच्छा, कल जो है वो एग्ज़ाम था, किसका, यूपीएससी का प्रीलिम्स था। अब उसमें जो है वो हुआ है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता है आपको कितने मार्क्स का आया है? 40 मार्क्स का आया है, यानी कि 40 नंबर के आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके लिए कितना ज़रूरी है आपका एडिटोरियल करना। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो पैसेज कहाँ से लाते हैं, एडिटोरियल से लेकर आते हैं। क्योंकि द हिंदू जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड न्यूज़पेपर होता है, कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स को जाननी होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो पहली बात तो हर चीज़ ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको मोल्ड हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई बिजनेस में है तो उसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर उस नज़रिए से देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो द हिंदू स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर होता है। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए और अपने कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करते रहिए। अच्छा हाँ, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी। जैसे कि ये पेपर है जो प्रीलिम्स में आया है आईएएस के एग्जाम में, तो उसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती थी कि अगर आप लोग इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं उसके लिए आपके लिए एक सेशन लेकर आ पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं सोच रही थी कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक तो उससे ये पता चल जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के थोड़े थोड़े से ट्रिक्स पता चल जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक हिंट भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे आते हैं। पेपर टफ नहीं है, बट ये है कि 40 मार्क्स का अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है तो आप समझ लीजिए कितना ज़रूरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका, यानी कि आपका एडिटोरियल जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई क्लास चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई एक सेशन आए। दूसरी बात ये है कि जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, हम तो सिविल सर्विसेज के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है इस पेपर की, बट ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास चाहिए कि नहीं, तो मैं उस हिसाब से इसको जो है वो कन्वर्ट करूँगी, और मैं ऐसा पैसेजेस भी इंक्लूड करूँगी जो कि नॉर्मल उसके लिए भी, जो नॉर्मल इन द सेंस कि जो कि दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और साथ साथ में इसको तो सॉल्व कराऊंगी ही। तो प्लीज़ कमेंट मी कि क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और एक चीज़, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे वर्ड हैं, और जिसमें ये भी था कि किस तरह से वो फ्रेम हो गए हैं। जैसे मैंने कल एक वर्ड देखा, फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन जो है, अगर आपको वर्ड एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप फर्टिलाइजर से अटैच करके उसको समझ सकते हैं, और एग्जैक्टली वो वही मीनिंग भी दे रहा है जो कि आप इंड्यूस करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसमें हैं, तो उसका तो मैं सेशन बना ही रही हूँ, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात क्या है, आप प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए वोकैब 24 की, बिकॉज दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसमें बहुत सारे स्प्रिंट्स होते हैं, स्प्रिंट इन द सेंस कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। वो सब चीज़ें आप पढ़ते जाइए और क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करिए। इसलिए उसकी प्राइम मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा है, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको जाकर आप एक्सेस कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, वीडियो के नीचे आता है, यानी कि जहाँ पे कमेंट सेक्शन शुरू होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, एक ड्रॉप बॉक्स बनकर आता है, ऐसे उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो सबको पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। ऐसे करके एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपका लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप उसको एक्सेस करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और एज यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई हैं, शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। बट बिफोर वी बिगिन, हम क्या करते हैं, थॉट फॉर द डे अपना देखते हैं कि क्या है, और अपने दिन की शुरुआत करते हैं बहुत सारी पॉजिटिविटी और गुड एनर्जी के साथ। सो द थॉट इज सेइंग, वन डे ऑल द पीपल हु डिडंट बिलीव इन यू विल टेल अदर्स हाउ दे मेट यू। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सक्सेसफुल बन जाइए, तो आज जो लोग बोलते हैं ना कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, वो कल को बताएंगे कि वो आपको कैसे जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए आगे आते हैं अपने एडिटोरियल पे और देखते हैं कि हमारा टाइटल क्या है। द टाइटल इज सेइंग, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑलमोस्ट फॉरगेट
फिर कह रहा है लाल बहादुर शास्त्रीज पॉलिटिकल लाइफ हैज लेसन्स बट इट इज सडन पासिंग but it is his sudden passing that vitiates his public recall and his history. बोल रहा है द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप कॉमा लेके बात को समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर वो प्रधानमंत्री, इंडिया ऑलमोस्ट फॉरगेट, जिसको कि भारत ने लगभग भुला दिया है। ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, या और फॉरगेट तो भुला दिया है। आगे बोल रहा है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिकल लाइफ हैज लेसन्स। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन है उसमें क्या है, लेसन्स हैं। लेसन्स का मतलब होता है सबक, सबक का मतलब होता है शिक्षाएं। वो ही कैन टीच समथिंग टू अस फ्रॉम हिज political life. That means we can learn something from his political life. He has lessons in his political life. ऐसा कह रहा है। फिर बोल रहा है but it is his sudden passing. लेकिन उनकी वो अचानक से होने वाली जो मृत्यु थी, अचानक से वो उनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में। ताशकंद फाइल्स मूवी आपने देखी होगी, तो क्या है उसमें सब चीज़ को दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच, इट्स अ वेरी नाइस मूवी एंड वी शुड वॉच इट एज एन इंडियन, एज एन स्टूडेंट, एज एन इंडियन वी शुड वॉच। इट्स अ वेरी नाइस मूवी एंड देयर इट हैज़ बीन शोकेस्ड वेरी परफेक्टली दैट how he has been suddenly got dead and what could be the possible reasons of his death. So बोल रहा है आगे but it is his sudden passing, लेकिन ये अचानक से होने वाली उनकी मृत्यु थी that vitiates, जिसने कि क्या किया है जो कि ख़त्म करती है या छुपा देती है, नष्ट कर देती है किस चीज़ को, उनकी पब्लिक रिकॉल को। पब्लिक रिकॉल का मतलब है कि लोगों के दिमाग में एक स्मृति का रह जाना, मीन्स अ थॉट या फिर एक रिमेम्बरेंस आप कह सकते हैं। तो उनकी अचानक से डेथ हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक में जो उनकी रिकॉल होनी चाहिए थी, मेमोरी होनी चाहिए थी, वो क्या है, नहीं हो पाई है, वो विटिएट हो गई है, नष्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। एंड हिज हिस्ट्री, और उनकी हिस्ट्री भी इसी वजह से जो है वो छुप गई है, दब गई है, क्योंकि उनकी अचानक से डेथ हो गई। टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा था उनके टेन्योर उनका जो था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों को उनके बारे में पता नहीं, उनके दिमाग में जो लोगों के एक मेमोरी होनी चाहिए थी एक प्राइम मिनिस्टर की, वो लोगों के दिमाग में नहीं है। यहाँ पे इनकी इमेज बनी हुई है, देखिए कितनी अच्छी सी इमेज है ना, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई होप कि आपको वर्ड्स दिख रहे हो क्लियर, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स थे। हाँ, मैं छुपा रही हूँ वर्ड्स को, तो मैं थोड़ा सा छुप जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ अगले उसमें स्लाइड में। तब तक आप अपने वर्ड्स जो हैं उनको देख लीजिए और मैं इसको क्या करती हूँ, रीड करती हूँ। लिखा हुआ है शेयरिंग हिज बर्थडे विद गांधी एंड कमिंग फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द self-effacing layman who became India's second prime minister 1964-66. His climb atop the greasy pole of politics was preceded by nearly 40 years of participation in the freedom movements of the Indian National Congress and independent government. However, his seemingly unlikely ascent to that office and his untimely demise led him to be overshadowed by his long-serving predecessors and successors. क्या बोल रहा है देख लेते हैं। कह रहा है शेयरिंग हिज बर्थडे विद गांधी, उनकी जो बर्थडे है वो गांधी जी के साथ ऑब्वियसली शेयर होती है। शेयर का मतलब है कि उनके साथ वो उसको साझा कर रहे हैं, या फिर उनकी भी उसी दिन बर्थडे होती है, तो अपनी बर्थडे गांधी जी के साथ शेयर करते हुए एंड कमिंग फ्रॉम द प्रोविंस, और वो कहाँ से आए थे, प्रोविंस का मतलब होता है उस राज्य से, उस इलाके से वो आए थे। किस राज्य और इलाके से, जवाहरलाल नेहरू जी के, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से और इलाहाबाद से। फिर कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ सेल्फ एफेसिंग लेमैन हु बिकेम इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर। वो एक ऐसे आदमी थे, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक ऐसे आदमी थे जो कि सेल्फ एफेसिंग थे। सेल्फ एफेसिंग का मतलब है कि वो काम तो करते थे लेकिन उसका बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं करते थे। अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ट्रम्पेट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। भले ही उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो लेकिन वो चीज़ें इरेज हो जाती हैं, यानी कि लोगों को याद नहीं रहती हैं कि ये उन्होंने किया था। हालांकि काम जो किया था वो तो किया याद रहता है, लेकिन उन्होंने किया था ऐसा नहीं था। तो सेल्फ एफेसिंग इसलिए लिखा है क्योंकि वो खुद ही अपने बातों का, अपनी चीज़ों का गुणगान नहीं करते थे, वो धीरे धीरे करके क्या हुए, मिटते रहे। एफेसिंग का मतलब होता है मिट जाना, और सेल्फ एफेसिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने खुद ही इन बातों पे ध्यान नहीं दिया कि उनको याद रखा जाए, तो वो धीरे धीरे करके क्या हुए, लोगों के दिमाग से, माइंड से, मेमोरी से जाते रहे। बोल रहे लेमैन, एक सामान्य आदमी,
फिर से पढ़ती हूँ, पूरा बता देती हूँ। शेयरिंग हिज बर्थडे विद गांधी एंड कमिंग फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेल्फ एफेसिंग लेमैन। तो अपनी उनकी बर्थडे गांधी जी के साथ शेयर करते हुए और जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र से आते हुए लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो एक सेल्फ एफेसिंग सामान्य आदमी थे, हु जो कि बिकेम बने इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। और फिर यहाँ पे उनका टेन्योर मेंशन है 1964 to 66। His climb atop the greasy pole of politics was preceded by nearly 40 years of the participation in freedom movements। यहाँ तक पढ़ा है अभी मैंने। His climb atop क्या हुआ, अचानक से जो उनको ऊपर आना पड़ा या फिर उनको उस जर्नी को शुरू करना पड़ा, किस जर्नी को, ग्रीसी पोल के ऊपर मतलब उनको चढ़ना पड़ा। और ग्रीसी पोल किस चीज़ का है, पॉलिटिक्स का है। अब क्लाइंब अटॉप का मतलब ये है, अटॉप का मतलब होता है सबसे ऊंचा, क्लाइंब का मतलब है अचानक से चढ़ना उस पर या फिर चढ़ना केवल। फिर क्या है, ग्रीसी पोल की बात कर रहा है, कोई ऐसी चीज की जिसमें कि आप अपनी ग्रिप ना बना पाए लेकिन आप बनाना चाहते हो, तो कोई ऐसी चीज जिसमें कि ग्रिप बनाना काफी मुश्किल हो, तो वो ग्रीसी पोल उसको उस तरह से रेफर किया गया है। अब बात की गई है कि ग्रीसी पोल है क्या, पॉलिटिक्स है। यानी कि क्या बोला है, हिज क्लाइंब अटॉप, उनका ऊपर आ जाना, सबसे ऊपर आ जाना ग्रीसी पोल ऑफ पॉलिटिक्स में, वॉज प्रेसीडेड बाई नियरली 40 years ऑफ पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम। वो क्या था, प्रेसीडेड बाई था, वो क्या था, उसके बाद हुआ, जबकि उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था क्या, 40 साल का पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी किस चीज में, फ्रीडम मूवमेंट में। यानी कि अचानक से ऊपर आ जाना किसमें, ग्रीसी पोल ऑफ पॉलिटिक्स में, जिसके पहले उन्होंने क्या किया था, 40 साल का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ऑलरेडी किया हुआ था। ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब मूवमेंट की बात कर रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट में क्या क्या चीजें उन्होंने करी हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए मूवमेंट किया है एंड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स के लिए, यानी कि स्वतंत्र हमें अधिकार चाहिए इसके लिए मूवमेंट करते रहे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस तरह की भी पॉलिसीज लेकर आती थी उनके लिए मूवमेंट करते रहे। फिर कह रहा है, हाउएवर, हालांकि, हिज सीमिंगली अनलाइकली एसेंट। अब कितने सारे एडवर्ब्स लिखे हुए हैं ना, his seemingly unlikely ascent to that office and his untimely demise led him to be overshadowed। अब क्या बोल रहा है, हालांकि हिज सीमिंगली, जैसा कि देखा जाता है, अनलाइकली जो कि नहीं होना चाहिए था, एसेंट यानी कि उनकी जो हामी एक तरह से भरी गई या फिर जो एक्सेप्टेंस हुई या फिर जिस तरह से वो आगे बढ़े, टू द ऑफिस यानी कि ऑफिस में जिस तरह से वो आगे बढ़े, एंड और उसके बाद उनकी जो अनटाइमली डेथ हो गई, डेमाइस का मतलब है डेथ होना, लेड हिम टू बी, उसने क्या किया, इस चीज को क्या बढ़ाया कि वो ओवरशैडो हो गए, यानी कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं छुप गए। बोल रहा है कि अनलाइकली यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा सोचा नहीं गया था कि वो बनेंगे, लेकिन फिर भी वो बने, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन फिर भी वो बने। और उनका टेन्योर छोटा था, फिर वो अचानक से उनकी डेथ हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गए, उनको बहुत ज्यादा याद नहीं रखा गया। और किससे ओवरशैडो हुए हैं, बाय हिज लॉन्ग सर्विंग प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर्स। और किसके द्वारा वो ओवरशैडो हो गए या किनके बीच में वो छुप गए, लॉन्ग सर्विंग, जिनका कि बहुत लंबा टेन्योर रहा, प्रेडिसर्स का, यानी कि उनके पहले जो बहुत सारे प्रेडिसर्स थे उनके लॉन्ग सर्विंग टेन्योर की वजह से, सॉरी यहाँ पे केवल देखिए प्रेडिसर लिखा है ना, क्योंकि वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके पहले वाले जो थे वो केवल एक थे, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो प्रेडिसर की बात कर रहा है और लॉन्ग सर्विंग कर रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों तक शासन किया है, 1947 से लेकर 1964 तक वो लगातार प्रधानमंत्री थे। तो लॉन्ग सर्विंग प्रेडिसर की बात कर रहा है, यानी कि इतने लंबे कार्यकाल में सर्व करने वाले अपने पूर्वाधिकारी की बात कर रहा है, एंड सक्सेसर्स, और उसके बाद कई सारे आने वाले जो सक्सेसर्स हैं उनके पीछे क्या है, वो ओवरशैडो होकर रह गए। आई होप की चीजें क्लियर हो गई हूँ। बोल रहा है कि उनकी बर्थडे शेयर होती थी गांधी जी के साथ, वो जवाहरलाल नेहरू जी की प्रोविंस से आते थे, अचानक से उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। उसमें क्या हुआ, ग्रीसी पोल में अपनी ग्रिप बनाने में वो काम करते रहे, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हालांकि पहले से ही सर्व कर रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट्स में और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के मूवमेंट्स में। हालांकि क्या हुआ, बहुत ऐसा सोचा नहीं गया था कि सबकी सहमति नहीं थी, सहमति तो सबकी थी, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज़ें हो जाएंगी, वो इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अचानक से उनकी डेथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा भूमिका ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं थी उनके लिए। फिर ये चीज़ जो है उनकी डेथ होने की वजह से ओवरशैडो हो गई, और किसके द्वारा ओवरशैडो हो गई, जो उनके पहले उनके प्रेडेसर थे जिन्होंने भी काफ़ी लंबा काम किया था, और उनके द्वारा भी ओवरशैडो हो गई, जो कि आने वाले उनके सक्सेसर थे, यानी कि जो तीसरे चौथे पांचवें अब तक के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है,
Consequently, in the political game, current of historical appropriation from colonial and post-colonial India, both his life and death have found an echo in print and screen. Thus, first eclipse and now enlarged, Shastri's prime ministership and its major preoccupations of the language movement, the lack of food, war and pace of economic crisis, and are easy to either forget or fabricate. देख लीजिए क्या कह रहा है, कॉन्सिक्वेंटली उसके रिजल्टेंट क्या हुए उसके, यानी कि वो जो ओवरशैडो हो गई उनकी जो इमेज थी, काम थी, पर्सनालिटी थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दैट रिजल्टेड इनटू, या फिर धीरे धीरे करके उसकी वजह से क्या हुआ, इन द पॉलिटिकल गेम, उसने रिजल्ट किया पॉलिटिकल गेम में, यानी कि राजनीतिक खेल में, करंट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कोलोनियल, यानी कि एक इस तरह की धारा चलाई जिससे कि क्या हुआ, हिस्टोरिकल अप्रोप्रिएशन किए गए। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हिस्ट्री में जिस तरह के बदलाव किए गए, जैसे कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री में कई बार ये उंगली उठ चुकी है कि हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, यानी कि वो सही नहीं है। अब ये बात कहीं ना कहीं वैलिड इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले जिसके पास पैसा होता था वही प्रिंट करा सकता था चीज़ों को, जिसके लिंक होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो ही चीज़ों को प्रिंट करा सकता था, लिख सकता था। क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी अपने बचपन में हिस्ट्री में कि अंग्रेज क्या करते थे, लिखने नहीं देते थे, किताबों को जला देते थे, रद्द कर देते थे, प्रिंट नहीं होने देते थे। तो वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि क्या है, अंग्रेज़ों ने जिनको की परमिट किया है, अगर नहीं परमिट किया है तो वो कहीं ना कहीं छुप गई हैं। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफर है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं हिस्टोरिकल अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री में जो है अप्रोप्रिएशन किए गए, बदलाव किए गए, थोड़ा सा सही किया गया उसको। अब आप किसी चीज़ को अगर सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन द पॉलिटिकल गेम में, यानी कि राजनीतिक गेम में जो एक धारा चली थी किस चीज़ की, कि हिस्टोरिकल अप्रोप्रिएशंस किए गए, बदलाव किए गए हिस्ट्री के इवेंट्स में, फ्रॉम कोलोनियल एंड पोस्ट कोलोनियल इंडिया। और हिस्ट्री के किन इवेंट्स में बदलाव किए गए या चेंजेस थोड़े बहुत किए गए, कोलोनियल यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था तब भी, और पोस्ट कोलोनियल भी, यानी कि जब वो चले गए उसके बाद भी जो उनका टाइम था हिस्टोरिकल इवेंट्स से, उसमें थोड़े बहुत अप्रोप्रिएशंस किए गए, चेंजेस किए गए। फिर क्या किया है, बोथ हिज लाइफ एंड डेथ हैव फाउंड एन एको इन प्रिंट एंड स्क्रीन। उसके बावजूद भी क्या था कि उनकी जो लाइफ थी, जिंदगी थी, और उनकी जो मृत्यु हो गई, हैव फाउंड, दोनों ने अपनी जगह बनाई, किस लिए, एन एको करने के लिए, यानी कि एक गूंज उठी, या फिर सबने उसके लिए आवाज़ उठाई। और कहाँ पे आवाज़ उठाई, प्रिंट एंड ऑन स्क्रीन, यानी कि टीवी पे भी चला और प्रिंट मीडिया में भी चला। क्या चला कि उनके जीवन के बारे में भी बताया गया और उनकी डेथ के बारे में भी बताया गया। जितने भी हिस्ट्री में लेकर बदलाव हुए हैं पोस्ट कोलोनियल या कोलोनियल टाइम के लिए भी, या थोड़े बहुत जो भी सुधार हुए हैं, उसके साथ साथ क्या किया गया है, उनकी जिंदगी और मृत्यु को लेकर भी आवाज़ उठाई गई है, प्रिंट मीडिया में भी और स्क्रीन मीडिया में भी। फिर बोल रहा है दस, इसलिए फर्स्ट एक्लिप्स एंड नाउ एनलार्ज, पहले क्या थी, वो छुप गई थी, लेकिन अब क्या है, एनलार्ज हो गई है, अब हमें साफ तरीके से नजर आ रही है। जैसे मैंने आपको द ताशकंद फाइल का एग्जाम्पल दिया ना, जो मूवी है, तो क्या है कि पहले तो आपने कभी नहीं सोचा था ना कि द शास्त्री जी की डेथ के ऊपर कोई आपने इस तरह का वीडियो देखा हो, खबर देखी हो, लेकिन ताशकंद फाइल जो है उसने अपनी जगह बनाई है। अब आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई है एक बीच के टाइम में, जबकि उनकी डेथ हुई होगी उस टाइम के जो लोग थे तो शायद ही उनको ये चीज़ पता हो। लेकिन जो बीच के टाइम थे, यानी जैसे हम लोग के पेरेंट्स हो गए या उनके भाई बहन हो गए, उसमें शास्त्री जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई होगी। लेकिन अब अगर आप देखिए, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब क्या है, एनलार्ज किया जा रहा है उस चीज़ को। किस चीज़ को, उनकी डेथ को भी, उनकी लाइफ को भी। लेकिन पहले क्या थी, वो एक्लिप्स थी, छुपी हुई थी। जैसे सोलर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है, वो छुपा लेता है ना अपने आप को, तो वही है यहाँ अपने आप को नहीं, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा छुप जाता है हिस्सा। फिर क्या है, पहले एक्लिप्स थी, छुपी हुई थी, अब क्या है, खुले तौर पे हमें सामने नजर आ रही है। बोल रहा है शास्त्रीज मिनिस्टरशिप, शास्त्री जी की जो मंत्री पद था उसकी बात कर रहा है, मंत्री होने की बात कर रहा है, एंड हिज मेजर प्रीऑक्यूपेशंस, और उनकी जो व्यस्तताएं थी, मुख्य व्यस्तताएं। अब व्यस्तताएं एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि जो भी वो काम कर रहे थे उसके लिए बता रहा है, और उनके जो मुख्य काम है ऑफ द लैंग्वेज मूवमेंट, जो कि उनकी भाषा को लेकर थे, यानी कि सब लोग हिंदी बोलें, लैंग्वेज इंप्रूवमेंट हो, या जिसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोले, उस तरह के मूवमेंट थे।
फिर था द लैक ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था उनके टाइम में, उसकी बात थी, तभी उन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, क्योंकि फूड जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। और उन्होंने क्या बोला था कि सब लोग हो सके तो एक दिन का फास्ट रखें। अगर पूरा भारत एक दिन का फास्ट रखता है तो क्या होगा, खाना कम कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से जिनके पास खाना नहीं है, ड्रॉट है जहाँ पे, वहाँ पे खाना सर्व हो पाएगा। तो लैक ऑफ फूड के लिए जो मूवमेंट हुआ, वॉर एंड पीस, उन्हीं के टाइम में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो वॉर एंड पीस के लिए भी उन्होंने काम किया। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, और क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरह की कंट्री फेस कर रही थी उसके लिए भी उन्होंने काम किया। आर इजी ईदर टू फॉरगेट और फैब्रिकेट। अब ये सारे जो उनके मेजर प्रीऑक्यूपेशंस थे ना, वो अप्रोप्रिएशन की वजह से क्या हो जाते हैं, या तो इजी है कि उनको भुला दिया जाए, और या फिर ये है कि उनमें थोड़े बहुत से बदलाव कर दिए जाएं। फैब्रिकेट का मतलब होता है अपनी मन मुताबिक बदलाव कर देना, थोड़े बहुत चेंजेस कर देना, जो कि सही बात नहीं हो, थोड़ा सा इल विल के साथ अगर कोई चेंजेस आप कर रहे हैं तो फैब्रिकेशन कहलाता है वो। तो क्या बोला इसने पूरा कि क्या हुआ कि जिसकी उनकी डेथ, जो अचानक से डेथ हो गई, टेन्योर जो छोटा था, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ कि पॉलिटिकल गेम में हिस्टोरिकल अप्रोप्रिएशन जिस तरह से किए गए, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो डेथ थी उसने हालांकि जगह बनाई प्रिंट में भी और उसमें भी, स्क्रीन मीडिया में भी, लेकिन वो जो पहले छुपी हुई चीज़ थी वो इस समय एनलार्ज हो रही है, साफ तौर पर नजर आ रही है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी उसमें उन्होंने इतने मेजर प्रीऑक्यूपेशंस किए, बड़े काम किए, यानी कि फूड को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, वॉर एंड पीस को लेकर, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। उसके वजह से क्या होता है, छोटे टाइम की वजह से और कम बात किए जाने की वजह से, एक्लिप्स होने की वजह से, अचानक डेथ की वजह से वो क्या है, भुला भी दिए जा सकते हैं, और ये भी संभव है कि उनके साथ थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाएं। आगे बढ़ते हैं, सेटिंग द बार। अब सेटिंग द बार का ये मतलब होता है कि आपने किसी के लिए एक मायना स्थापित कर दिया है, यानी कि जैसे किसी अच्छे काम को करने के लिए सेटिंग द बार हो गया। अगर मान लीजिए आपका भाई है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो छोटे भाई बहनों के लिए हो जाता है सेटिंग, ही हैज सेट द बार, यानी कि तुम इतना अच्छा तो परफॉर्म करो ही। जैसे कि 3 इडियट्स मूवी में आपने, अरे सॉरी वो कौन सी पिक्चर थी, तारे ज़मीं पर, उसमें था ना कि उसका भाई ईशान का बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो छोटा नहीं परफॉर्म करता है, तो बड़े ने क्या किया होता है, सेट द बार किया होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया होता है। तो सेटिंग द बार की बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलेगा। बिफोर दैट एज द मिनिस्टर वॉज रिजाइन ट्वाइस, उसके पहले जो मिनिस्टर वो थे, एज अ मिनिस्टर उन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा कर दिया था 2 बार। अज्यूमिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए उन्होंने अज्यूम किया था, यानी कि जिम्मेदारी ली थी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई थी, किस बात के लिए, फॉर रेलवे एक्सीडेंट्स इन 1956, यानी कि उसके पहले जबकि वो प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले वो 2 बार रिजाइन कर चुके थे, इसलिए क्योंकि वो खुद जिम्मेदारी उठाना चाहते थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह के रेलवे एक्सीडेंट्स हुए थे, कहाँ पर हुए थे, 1956 में हुए थे, महबूब नगर में हुए थे आंध्र प्रदेश में, एंड अरियालुर तमिलनाडु में। 2 इंसिडेंट्स जो हुए, दोनों बार उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर बोला एंड सेटिंग एन अर्ली स्टैंडर्ड, और उसकी वजह से उन्होंने सेट किया, स्थापित किया एक बहुत ही अच्छा, यानी कि शुरुआत में उन्होंने एक मायना स्थापित कर दिया। शास्त्री was one of 6 who left their cabinet post in 1963 to work in the party organization under the कामराज प्लान। अब एक तो उन्होंने ये किया कि एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई अगर कोई गलती हो रही है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी जिम्मेदारी लें, अगर कोई चीज़ उसमें खराब हो जाती है तो इसका उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, शास्त्री वॉज 1, वो उन 6 लोगों में थे, 6 मतलब 1 ऑफ द 6 उन 6 लोगों में थे जिन्होंने कि छोड़ा देयर कैबिनेट पोस्ट, अपने मंत्री पद को छोड़ा। कब छोड़ा, 1963 में। 2 किस लिए छोड़ा, 2 वर्क इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में काम कर सकें, अंडर द कामराज प्लान। कामराज प्लान क्या था, अब ये बात आती है। कामराज जो प्लान था, के कामराज हमारे थे, तमिलनाडु के एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि जो कांग्रेस है उसका काम जो है वो काफ़ी खराब हो रहा है, हमें ज़रूरत है कि हम कांग्रेस पार्टी के रिफॉर्मेशन पे या उसके कंस्ट्रक्शन पे या उसके सॉलिडिफिकेशन के लिए काम करें। तो कामराज प्लान के अंतर्गत 6 लोगों ने जो है रिजाइन किया अपने मंत्री पदों से, और फिर उन्होंने ये मोटिव उठाया कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, यानी कि अगर पार्टी में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है या किसी करेक्शन की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए काम करेंगे। और उन 6 लोगों में जिन्होंने कि रेजिग्नेशन दिया था, हमारे कौन थे, एक ये भी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी। वो जो 6 लोग थे उनमें एक तो आपके के कामराज थे,
उसके बाद हमारे वो भी थे जो जवाहरलाल नेहरू जी के लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद तुरंत हमारे वो बने थे, क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी थे। और मोरारजी देसाई, फिर एस.के. पाटिल भी थे उसमें, और कौन था उसमें, एक वो भी थे, जगजीवन राम जी भी थे। तो ये सारे लोग जो थे, इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था अपना पद, और फिर उन्होंने बोला था कि वो कांग्रेस के रिफॉर्मेशन में, इम्प्रूवमेंट में काम करेंगे। तो वो क्या थे, वो उन 6 लोगों में थे जिन्होंने कामराज प्लान के तहत, और ये प्लान कौन लेकर आया था, कामराज लेकर आए थे, तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। उन्होंने इस प्लान के तहत अपना पद जो है छोड़ दिया था। फिर बोल रहा है ही वॉज द ओनली वन, वो एकमात्र थे, दो, यानी कि उन्होंने पद तो भले अपना छोड़ दिया था, लेकिन वो मात्र एक थे जिन्होंने who was recalled, जिनको कि याद किया गया, बुलाया गया by an ailing प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा बुलाया गया, एलिंग प्राइम मिनिस्टर। एलिंग का मतलब है जो बीमारी से सफर कर रहा है। एलिंग प्राइम मिनिस्टर इन जनवरी 1964। अब इनको अगर बुलाया गया था 1964 में जनवरी में, और एलिंग प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ऑब्वियसली मिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो एकमात्र ऐसे थे जिनको कि बुलाया गया हमारे बीमार प्रधानमंत्री द्वारा इन अ रोविंग कैपेसिटी। अब रोविंग के कई सारे मतलब होते हैं। रोविंग का मतलब मूवमेंट से भी हो सकता है, या यहाँ पे आप रोविंग को इसलिए भी समझ सकते हैं थोड़ा सा कमजोर होने से या वीक होने से। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई प्रधानमंत्री है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो ऑब्वियसली उसकी जो क्षमता है काम करने की, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। तो रोविंग कैपेसिटी का यही मतलब है कि उनकी क्षीण होती हुई क्षमता की बात कर रहा है, या फिर उनकी खोती हुई क्षमता की बात, या फिर वो फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे थे। तो रोविंग कैपेसिटी में उन्होंने बुलाया, एंड within 6 months, और 6 महीनों के अंदर was unanimously elevated as Nehru's successor। और within 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर unanimously, यानी कि सर्वसम्मति के साथ उन्हें ऊपर उठा दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया as Nehru's successor, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में, upon his death, उनकी मृत्यु के बाद। यानी कि उन्होंने कामराज प्लान के तहत तो कैबिनेट पद अपना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो एकमात्र ऐसे नेता थे जिनको कि 1964 जनवरी में जवाहरलाल नेहरू जी ने बुलाया था, और उन्होंने उनसे कुछ बात की थी, जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ कि उनकी डेथ के बाद यूनैनिमसली उनको क्या किया गया, यानी कि सर्वसम्मति से उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। आगे बढ़ते हैं। In between, in a poll conducted by the Indian Institute of Public Opinion, he had received almost half the votes to fill the role. इन बिटवीन, उसी के मध्य में क्या हुआ, यानी कि जब तक ये सारी चीजें होती, उन्होंने बुलाया, कामराज प्लान एग्जीक्यूट होता, और पंडित नेहरू की डेथ हुई, इन बिटवीन, उसी सब बीच में, इन अ पोल, एक ऐसा इलेक्शन स्थापित किया गया, पोल स्थापित किया गया, जनमत लिया गया, कंडक्टेड, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और किसके द्वारा कराया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा कराया गया। ही हैड रिसीव्ड, उन्होंने उसमें रिसीव किए थे ऑलमोस्ट हाफ द वोट्स, लगभग आधे से ज्यादा वोट उन्होंने ही रिसीव किए थे, टू फिल द रोल्स, जिसमें कि क्या बोला गया था, टू फिल द रोल, कि वो जो है इस पद को भरेंगे। यानी कि किस पद को भरेंगे, प्रधानमंत्री जी की डेथ होने के बाद उस पद को भरेंगे। तब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते थे। फिर बोल रहा है, these instances make him more and less likely an answer to the question after Nehru who। ये जो इस तरह के इंसिडेंसेस हैं, यानी कि जो नेहरू जी ने उनको बुलाया, दूसरा ये कि वो कांग्रेस के लिए डिवोटेड थे, कामराज प्लान के तहत उन्होंने अपना पद छोड़ा था, तीसरा ये कि उनको कंडक्ट किया गया पब्लिक ओपिनियन, जो उसमें मोर देन हाफ वोट मिल गया। तो ये सारे जो इंसिडेंसेस थे, ये सारी जो घटनाएं थी, मेक हिम मोर एंड नॉट लेस, वो उनको कुछ ज्यादा ही बताती हैं, कुछ कम नहीं बताती हैं, लाइकली एन आंसर, कि वो एक जवाब है किस चीज का, टू दैट क्वेश्चन, उस प्रश्न का वो एक जवाब है कि आफ्टर नेहरू हु, यानी कि वो उस प्रश्न का जवाब बन जाते हैं कि नेहरू जी के बाद कौन होगा। जो इस तरह की घटनाएं हुई, इसकी वजह से वो एक जवाब बन गए थे कि नेहरू जी के बाद कौन होगा, ऑब्वियसली वो होंगे। फिर बोल रहे हैं, हिज मैटर ऑफ फैक्ट कंडक्ट in office was in the face of not just testing circumstances but also the individual challenge of stepping out of the shadow of his predecessors। अब क्या था, his matter of fact conduct, यानी कि जो एक मुख्य रूप से एक बात देखी जाए, जो कि होना था, conduct यानी कि जो काम होना था, in office, कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में होना था, was in the face of not just testing, वो सामना कर रहा था किस चीज का, फेस ऑफ होता है ना, कि वो सामना कर रहा था किस चीज का, just testing, ना ही सिर्फ उनको
इनको टेस्ट किया जा रहा था कि ये सही होंगे सर्कमस्टांसेस में, यानी कि जो भी आगे आने वाली परिस्थिति हैं ये टेस्ट किया जा रहा था कि इसमें ये सही साबित हो, बट ऑल्सो लेकिन उसके साथ साथ एक और बात थी, द इंडिविजुअल चैलेंज, जो कि वो अपने पर्सनल उससे एंड से फील करते थे, किस चीज़ का, ऑफ स्टेपिंग आउट, कि वो बाहर निकल पाए किस चीज़ से, ऑफ द शेडो ऑफ हिज प्रेडेसर, यानी कि उनके जो पूर्व अधिकारी थे उनकी शेडो से, उनकी परछाई से वो बाहर निकल पाए, ये भी उनके लिए एक क्या था, सेल्फ चैलेंज बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वाइट चेंज ऑन मेनी फ्रंट्स। क्वाइट चेंज की बात यहाँ पे कर रहा है कि शांति से जिस तरह के बदलाव हुए, चेंजेस हुए, उसकी बात कर रहा है। तो क्वाइट चेंजेस इन मेनी फ्रंट्स, कई उसमें सेक्शंस में जो क्वाइट चेंज हुए, शांति से जो बदलाव किए गए उनकी बात करेगा। रिविजिटिंग शास्त्रीज प्रीमियरशिप रीपेज एन attempt to put things in perspective, as arguably his tenure was one of the quiet change on most fronts. रिविजिटिंग शास्त्रीज प्रीमियरशिप, अगर हम पीछे जाकर देखें, रिविजिट करने का मतलब है आप दोबारा जाकर देखें, शास्त्रीज प्रीमियरशिप, शास्त्री जी की क्या देखें, प्रीमियरशिप को देखें। प्रीमियरशिप का मतलब होता है अगर कोई मंत्री, कोई अधिकारी अपनी पोजीशन पे है और आप उसके काम की बात कर रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं प्रीमियरशिप, यानी कि उनके कार्यकाल की, उनके मंत्री होने की स्थिति की अगर बात करते हैं तो प्रीमियरशिप बोलते हैं। तो प्रधानमंत्रित्व की आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इन जनरल आप देखें तो किसी भी मंत्री के लिए आप बोल सकते हैं प्रीमियरशिप, अधिकारी के लिए भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है रिविजिटिंग शास्त्रीज प्रीमियरशिप, अगर हम दोबारा जाकर देखें उनका काम एज अ प्राइम मिनिस्टर, रीपेज, वो हमें बताता है या दिखाता है या वो हमें बोलेगा, एन अटेम्प्ट, क्या बोलेगा, वो एक कोशिश होगी, टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जिससे कि हम क्या कर पाएं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएं इस पर्सपेक्टिव में, इस नज़रिए से हम चीज़ों को देख पाएं। एज आर्ग्यूएबली हिज टेन्योर वाज, जिससे कि क्या है, बिल्कुल आर्ग्यूएबली, कि बिल्कुल सत्य रूप से, जिसके बारे में कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि उनका जो टेन्योर है वॉज वन ऑफ द क्वाइट चेंज, वो क्या था, एक शांति से होने वाला बदलाव था, लेकिन वो बदलाव कई फ्रंट्स पे हो रहा था, कई हिस्सों पर हो रहा था। यानी कि अगर हम शास्त्री जी के प्रीमियरशिप को, मंत्री पद को, मंत्री के कार्यकाल को जाकर देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो उनका टेन्योर था वो निसंदेह रूप से क्या था, बहुत ही शांतिपूर्वक किए गए बदलावों का वो बनेगा, द्योतक बनेगा कई सारे फ्रंट्स पे, कई सारे हिस्सों पर। आगे बोल रहा है, इट बिगेन अमिड अ रिन्यूड बाउट ऑफ फूड स्कार्सिटी, ये शुरू हुआ कहाँ से, उस मध्य में शुरू हुआ, जबकि क्या था, रिन्यूड बाउट था, हमारे सामने एक फिर से खड़ा हो गया था चैलेंज। रिन्यूड का मतलब है पहले से तो था लेकिन फिर से खड़ा हो गया था, बाउट, चैलेंज, चुनौतियां, मुकाबले को भी बाउट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चुनौतियों की तरह लेकर चलेंगे कि उनके सामने ये बात शुरू कहाँ से हुई, जो उनके सामने एक चैलेंज आया, किस चीज़ का, फूड स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी को लोग स्केयरसिटी भी कहते हैं, बट स्कार्सिटी भी कह सकते हैं, तो उसका ये मतलब है जो खाने को लेकर जो कमियां थी, स्कार्सिटी का मतलब है बहुत कमी, अभाव की बात करेगा। एंड रिजल्टेंट प्राइस राइज, अब देखिए किसी चीज़ की अगर डिमांड वो होती है, सप्लाई कम हो जाती है, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले तो ये बात बहुत अच्छे से समझेंगे, बट एज अ स्टूडेंट आपको भी पता होनी चाहिए, अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो प्राइस क्या होता है, राइज हो जाता है। क्यों राइज हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ फूड स्कार्सिटी है, यानी कि फूड की कमी है, तो सप्लाई आपूर्ति नहीं हो पा रही है, एंड रिजल्टेंट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्राइस राइज हो गया, पैसा बढ़ गया। एक तो ये है कि लोग इससे परेशान है कि खाना नहीं है, फिर लोग इससे परेशान हो गए कि जो था भी उसके पैसे बढ़ गए। विच कैन बी टेकन बैक, जो कि क्या है, टेकन बैक ले सकता है, यानी कि उनकी चीज़ों को पीछे कर सकता है, उनके काम को पीछे खींच सकता है, या उनकी जो पोजीशन है उसको पीछे खींच सकता है, यानी कि उसको हैम्पर कर सकता है। एलबीट, लेकिन तब भी, एलबीट मतलब होता है जैसे अलबत्ता बोलते हैं ना, तो एलबीट को, हालांकि, बावजूद इसके, इवन दो, इन अ ब्रोकन लाइन। अब ब्रोकन लाइन का मतलब आप यहाँ पे समझिए, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो आई गेस दिखेगा, अच्छा नीचे लिख देती हूँ, यहाँ दिख रहा है, देखिए जैसे ब्रोकन लाइन होती है ना, एक लाइन है, आप इसको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो एक से दूसरी चीज़ जो है वो जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अगर सेंस में आप देखें तो सारे काम भले ही वो एक दूसरे से जुड़े ना हो, लेकिन वो हैं तो क्या, प्राइम मिनिस्टर के ही काम हैं। तो ब्रोकन लाइन का यही मतलब बोल रहा है कि ये भी जिम्मेदारी उनको निभानी थी, ये भी जिम्मेदारी निभानी थी, ये भी जिम्मेदारी निभानी थी, ये भी और ये भी, इस तरह की बहुत सारी जो जिम्मेदारियां थी उनकी बात कर रहा है। albeit in a broken line
to the days of Second World War and placed in a wider frame of similar problems across the decolonized world. और फिर क्या हुआ, इसके बावजूद क्या हुआ, एक ब्रोकन लाइन में जो कि शुरू हुई कहाँ से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एंड प्लेस्ड इन द वाइडर, और हर तरफ फैल गई थी, वाइडर फ्रेम में देखी गई इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स कहाँ पर, अक्रॉस द डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड। अच्छा, कोलोनियलिज्म केवल भारत में थोड़ी था, हर जगह था, बहुत जगह था। चाइना में भी कोलोनियलिज्म था, और क्या था आपका, रशिया में भी कोलोनियलिज्म था। केवल नेपाल एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा देश है जहाँ पे कि किसी दूसरे ने आके शासन नहीं किया। कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा आके आपके यहाँ शासन करने लगे, अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बना ले। जैसे कॉलोनीज होती हैं ना, घर होते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलोनीज होती हैं, मेडिकल कॉलोनीज होती हैं, तो अंग्रेजों की अगर कॉलोनी की आप बात करें तो वही वो लोग आए बाहर से और उन्होंने अपना एक यहाँ पे घर और सिस्टम डेवलप कर लिया। फिर वो सिस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे से हर तरफ फैलता गया। तो ऐसा केवल भारत में नहीं हुआ, ऐसा विश्व में हर जगह हुआ, सिर्फ नेपाल को छोड़कर। नेपाल केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी कोलोनियलिज्म का सामना नहीं किया है। तो क्या है, डीकोलोनाइजेशन का जो टाइम था कि जब कोलोनाइजेशन खत्म हो रहा था, तो पूरे विश्व में इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। समस्याएं क्या थी, जैसे फूड क्राइसिस की उन्होंने बात की थी, उन सब चीजों की बात कर रहे हैं। आगे आते हैं। More prosaically, it caused a forex crisis from food procurement and a provincial friction between surplus and deficit zones, and saw piecemeal rationing as well as the construction of the Food Corporation of India on the way to an eventual green revolution. More prosaically, अगर prosaically का मतलब करें, अगर बहुत ही हम मुद्दे की किसी बात करें या बहुत ही सत्य रूप से हम चीज़ों को सामने रखें या प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को सामने रखें, it caused, उसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेक्स क्राइसिस हुई। फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस हो गई फ्रॉम फूड प्रोक्योरमेंट, और उसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्रोक्योरमेंट यानी कि खाने को सुनिश्चित कर पाने की जो स्थिति थी वो क्या हुई, उसकी दिक्कत आई। एंड अ प्रोविंशियल फ्रिक्शन बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट जोन, और उसके बाद राज्य स्तर पर क्या हुआ, फ्रिक्शन हो गए। फ्रिक्शन का मतलब है मतभेद हो गए, किस चीज़ में, बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट जोन्स, यानी कि राज्य स्तरों पर भी या फिर अलग अलग हिस्सों में ऐसा देखा गया कि डेफिसिट जोन और सरप्लस जोन बन गए, यानी कि कहीं पे तो खाना है लेकिन कहीं पे नहीं है। तो ये एक चैलेंज बन गया। एंड सॉ पीस मील रैशनिंग, और पीस मील रैशनिंग की बात है कि थोड़ा थोड़ा करके क्या हो, सबको सब कुछ मिल जाए, यानी कि सबको हर चीज़ नहीं मिल रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी सबको मिल रही है। तो बोल रहा है पीस मील रैशनिंग एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन, यानी ये सब चीज़ें जो हुई उन्होंने फेस की, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, फूड कॉर्पोरेशन का भी निर्माण किया। यानी कि जो हमारा इंडियन फूड कॉर्पोरेशन IFC होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई करते होंगे, सॉरी FCI होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो क्या है, उन्होंने ही स्थापित किया था। ऑन द वे वो सामने आया। एंड इवेंचुअल ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी वो क्या हुई थी, उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। जय जवान जय किसान वाला नारा याद रखिएगा, खाना छोड़िए थोड़े दिन के लिए, ये सब याद रखिएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं की वजह से आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने की थी आप मुझे बताइएगा, और ईयर भी बताइएगा, यानी कि ईयर क्या था और किसने की थी, ये दो बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर है सच सिस्टमैटिक चैलेंजेस एंड द स्ट्रक्चरल रिस्पांस, इस तरह के जो सिस्टमैटिक थे यानी कि प्लान तरीके से, नियंत्रित तरीके से जिस तरह की चुनौतियों का वो सामना कर रहे थे, एंड स्ट्रक्चरल रिस्पांस, और उसका उन्होंने जवाब दिया स्ट्रक्चर के तरीके से, यानी ठीक तरीके से उन्होंने क्या किया, उसका जवाब दिया। टू देम रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल कंसेंसस, उसमें ज़रूरत होती है कि उनको संस्थागत रूप से क्या मिले, कंसेंसस मिले, सहमति मिले, उनके सब साथ खड़े हों। एंड फेडरल कॉर्पोरेशन एज मच एज प्राइम मिनिस्टेरियल कंट्रोल, और उसके साथ साथ उनको क्या ज़रूरत है, फेडरल कॉर्पोरेशन की, यानी कि पूरी जो सरकार होती है वो कॉर्पोरेट करे, बजाय इसके कि वो अपना एक स्थापित करें कंट्रोल एज अ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए और स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स देने के लिए ज़रूरत थी कि ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से क्या करा जाए, चीज़ों को टैकल किया जाए, जिसमें कि क्या हो, उनको फेडरल यानी कि केंद्र सरकार संभाले, या केंद्र में रहने वाले, सरकार में रहने वाले जितने भी डाइवर्स लोग हैं उनका साथ मिले, सबकी सम्मति हो हर काम में, रेदर देन कि वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एक कंट्रोल स्थापित कर पाए। तो ये सब उनके टेन्योर में हुआ।
आगे बोल रहा है दिस वॉज मोर सो इन द मिड 1960s when the monolithizing days of the Congress clientele system were on the last legs, afflicted by a generational churn among its regional satraps. Shastri's section as Prime Minister was itself an affirmation to the party's organization and self-correcting mechanism, notwithstanding its moral ambiguities and patronage politics. दिस वॉज मोर सो, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई, ज़्यादातर 1960 के दशक में हुई. व्हेन द मोनोलिथिजिंग डेज. अब मोनोलिथिजिंग डेज क्या होते हैं कि अगर जो है ना एकाधिपत्य होता है, जैसे कि हमारे यहाँ लंबे टाइम तक सिर्फ कांग्रेस का एकाधिपत्य था, अगर विपक्ष होता भी था तो सिर्फ एक पपेट की तरह से होता था, विपक्ष की कोई हैसियत नहीं होती थी कांग्रेस के सामने. तो वही बोल रहा है कि मोनोलिथिजिंग यानी कि एकाधिपत्य होने वाले जो दिन थे वो क्या थे, खत्म हो रहे थे. वर ऑन इट्स लास्ट लेग. वो क्या थे, अपने आखिरी चरण पर थे. लेग का मतलब है चरण पे, यहाँ पे आखिरी चरण पे थे. अब क्या बोल रहे हैं, दिस वॉज मोर इन द मिड 1960s. ये सब जो चीज़ें हुई वो 1960 के दशक में हुई, जबकि क्या हो रहा था, मोनोलिथिजिंग जो डेज थे ऑफ द कांग्रेस के मोनोलिथिजिंग जो डेज थे, और क्लाइंटल सिस्टम. क्लाइंटल सिस्टम क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए एक कमिटी बना रहे हैं, एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, व्हाटसोएवर, अगर आप उसमें क्या कर रहे हैं कि सबकी हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो वो क्लाइंटल सिस्टम नहीं कहलाएगा, वो हिस्सेदारी का पार्टनरशिप का या फिर आपका स्टेक होल्डर का सिस्टम कराएगा. लेकिन कांग्रेस में क्या था, क्लाइंटल सिस्टम था, यानी कि अगला जो भी होता था वो एज अ क्लाइंट ट्रीट किया जाता था. जो भी करेंगे हम करेंगे, आप हमारी पार्टी में हैं तो, लेकिन सिर्फ एज अ क्लाइंट हैं, सिर्फ एक ग्राहक की तरह हैं. हम आपको जो दे देंगे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप अपनी डिजायर्स बता सकते हैं, लेकिन उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास सोर्स है या नहीं, हम उसको सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि हम पूरा करेंगे या नहीं. ये सिस्टम था कहाँ पे, कांग्रेस में. तो इस तरह के सिस्टम को क्लाइंटल सिस्टम कहते हैं, जहां की अगले की हिस्सेदारी सिर्फ एक ग्राहक की तरह होती है, वो उसमें कोई खास पार्ट प्ले नहीं करता है. तो बोल रहा है कि जो 1960 के दशक में जब मोनोलिथिजिंग जो डेज थे कांग्रेस के और जो उनका क्लाइंटल सिस्टम था, वर ऑन द लास्ट लेग, वो अपने आखिरी चरण में था. अफ्लिक्टेड बाय द जनरेशनल चर्न. और क्या है, अफ्लिक्टेड बाय की बात कर रहा है, और जो क्या था, बुरी तरह से पीड़ित था या देखता था या इस बात को महसूस करता था, किस चीज़ को, बाय ए जनरेशनल चर्न, की एक के बाद एक करके ही जो है सत्ता उनके हाथ में रहती थी. पहले पंडित मोतीलाल नेहरू के हाथ में आई, सॉरी पंडित उनको कहते थे, हाँ पंडित कहते थे ना, कश्मीरी पंडित थे ये लोग, नेहरूज तो पंडित कहते थे. पंडित मोतीलाल नेहरू के हाथ में थी, फिर किसके हाथ में आई, जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में आई, फिर किसके हाथ में आई, इंदिरा गांधी के हाथ में आई, फिर किसके हाथ में आई, राजीव गांधी के हाथ में आई. तो जनरेशनल चर्न चल रहा था, यानी कि जो एक मंथन चल रहा था, या एक के बाद एक करके सेम चीजें ही हो रही थी, बट स्टेप जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होता जा रहा था. यानी कि जनरेशंस बदलती जा रही थी, लेकिन काम जो है वो सेम ही हो रहा था. जैसे मक्खन बनाने में क्या करते हैं, मक्खन धीरे धीरे से करके ऊपर तो उठता रहता है, बट होता तो मक्खन ही है ना, चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए. तो वही है जनरेशनल चर्न, की एक के बाद एक करके उनकी जनरेशन ही ऊपर बढ़ रही थी. तो वो क्या था, अफ्लिक्टेड, इससे जो है वो बुरी तरह से प्रभावित था. 1960 के दशक में कांग्रेस की बात कर रहा है. अमंग इट्स रीजनल सेट्रैप्स, और ये कहाँ पे हो रहा था, उनके रीजनल सेट्रैप्स में हो रहा था. अब नॉर्थ में तो नेहरू फैमिली काम कर रही थी, लेकिन तमिल में कांग्रेस के लिए कौन काम कर रहा था, तो वो एक अलग रीजन हो गया. गुजरात में कौन काम कर रहा था, ईस्ट में कौन काम कर रहा था, ऊपर कश्मीर में कौन काम कर रहा था, सब कांग्रेस के ही लोग थे. तो रीजनल सेट्रैप्स की बात कर रहे हैं. सेट्रैप का मतलब तानाशाही, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में कांग्रेस की जो थी वो तानाशाही बनी हुई थी, लेकिन वो क्या थी, अपने आखिरी चरण पर थी. फिर क्या बोल रहा है, शास्त्री सिलेक्शन एज प्राइम मिनिस्टर, शास्त्री जी का चुनाव किया जाना एक प्रधानमंत्री के तौर पर, वॉज इटसेल्फ एन अफर्मेशन, वो क्या था, वो अपने में ही एक अफर्मेशन था, श्योरिटी थी, ऑफ द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की, एंड सेल्फ करेक्टिंग, और क्या थी, खुद से किए जाने वाले सुधार की, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि अपने सिस्टम में खुद से किए जाने वाले सुधार की क्या थी, वो शुरुआत थी, श्योरिटी थी. नॉट विद स्टैंडिंग, जो कि क्या है, साथ नहीं खड़ी हो रही थी या उसकी जैसी ही नहीं थी. इट्स मॉरल एम्बिगिटीज, यानी कि जो चीज़ें क्लियर नहीं रहती थी मॉरल तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं मानी ऐसी ही जाती थी कि होनी है. यानी कि अगर इन जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं सबको पता था कि आगे आने वाले टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन मॉरल एम्बिग्यूटीज थी, इनको साफ तरीके पे कोई नहीं कहता था, एम्बिगस रखता था, चीज़ों को अनक्लियर रखता था. एंड पेट्रोनेज पॉलिटिक्स, और क्या था कि संरक्षण दिया जाता था राजनीति में, कि हाँ आप काम करिए, हम तो हैं ही
पीछे से। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उनका अंत हुआ, कैसे हुआ, जबकि वो प्रधानमंत्री बने। क्यों बने? क्योंकि वो परिवारवाद से नहीं आ रहे थे। आज तक हमारा देश परिवारवाद से जूझ रहा है। चलिए बहरहाल वो सब तो दो बात की बातें हैं। मैं तब तक आ जाती हूँ आपके सामने और हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी लास्ट टॉक ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिंक एक्सेस कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का भी, और किस चीज़ का, वो कैप 24 के एप्लीकेशन का भी, उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। दैट इज़ वेरी गुड एंड मैं आपको अश्योर कर रही हूँ कि क्या है उससे आपको बेनिफिट होने वाले हैं। एक और चीज़ जो मैंने आपको बोली, आप मुझे बताइएगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाह रहे हैं या नहीं, तो मैं उसी हिसाब से उसको मोल्ड करके ले आऊँगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वीडियो में, मुझे बताइएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया, किस ईयर में किया। ये चीज़ें आपको एज एन स्टूडेंट पता होनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। उसके साथ साथ आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर टाइम मिले तो शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ये मत कहिएगा कि 2 अक्टूबर का था तो आज आप शास्त्री जी के ऊपर आर्टिकल लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स थे और मुझे ये भी लग रहा था कि थोड़ा ज़रूरी था इनके बारे में जानना, तो इसलिए मैंने इस एडिटोरियल को इंक्लूड किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। उसी के साथ साथ मैं साइन ऑफ कर रही हूँ, 10 बजे मिलती हूँ वो कैब वाले सेशन में। ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा होता है, आपकी प्रैक्टिस उससे अच्छी होगी। एग्जाम्पल, ट्रिक्स, इमेज, एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ मिल रहा है। तो 10 बजे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।